हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट पेपर 1 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, इस पर हर बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 40 प्लस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। ये जो यूनिट है ये 30 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। ये अगर आपने ये सीरीज़ आप देखते हो तो 25 प्लस आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर आपके सब कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। मैं विथ एक्सप्लेनेशन आपको सब जो क्वेश्चंस है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ज़्यादा, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पॉइंट शुड अ टीचर कंसिडर व्हाइल यूजिंग होमर इन द क्लासरूम। यानी कक्षा में हास्य का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो किन बातों पर विचार करना चाहिए, तो क्लासरूम में कितना हंसना चाहिए और उसके पीछे यानी कुछ वजह वगैरह रहा, यानी कुछ बोरिंग वगैरह क्लास रहा तो हम थोड़ा जोक्स वगैरह ये कर सकते हैं क्लास में। अदरवाइज़ ऐसी गलती नहीं करना चाहिए हमें। तो नीचे वही दिया गया है, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए वो देखेंगे हम। डोंट लॉस कंट्रोल ऑफ द क्लास ऑफ ह्यूमर बिकम अ डिस्ट्रैक्शन टू लर्निंग। यानी यदि हास्य सीखने में बाधा बन जाता है तो कक्षा पर नियंत्रण न खोए। देन डू नॉट सब्स्टिट्यूट होमर फॉर कोर्स कंटेंट। यानी पाठ्यक्रम सामग्री के स्थान पर हास्य का प्रयोग न करें। देन ह्यूमर शुड नॉट बी यूज विथ एवरी टॉपिक। यानी हर विषय के साथ हास्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऑल ऑफ दी अबो। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हर चीज़ पर हमें हंसना नहीं चाहिए। देन क्लास पे जो कंट्रोल है आपका वो प्रॉपर रहना चाहिए आपका। देन बच्चों ने आपका यानी जो आप सिखा रहे वो अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं, ये भी आप यानी चेक करना चाहिए हर बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ कर। तो इस तरह से आप यानी टीच कर सकते हो एक अच्छी तरह से। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Akhil took a test of environmental studies and mostly students perform well except few. What could be the reason for not performing well in class test? यानी अखिल ने ईवीएस की परीक्षा दी और कुछ को छोड़कर ज़्यादातर छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कक्षा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की क्या कारण हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यानी जो थोड़े से जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, बहुत से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसकी क्या वजह है कि जो बच्चों को कम मार्क आए हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है वो हमको बताना है। टेस्ट एनएग्जाइटी यानी परीक्षण चिंता। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी। देन मोर कम्युनिकेटिंग यानी अधिक संचार। और बोथ ए एंड बी। इसका राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोर कम्युनिकेटिंग, अधिक संचार आत्मविश्वास की कमी। इस वजह से जो यानी थोड़े बच्चे हैं उनको कम मार्क आए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस हम किन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए जो टीच करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है यानी उनका आत्मविश्वास कम होता है, देन अधिक संचार करते हैं वो लोग। तो इस तरह से वो कैसे उनका आत्मविश्वास वगैरह बढ़ेगा, तो इस तरह से अच्छी तरह से स्टडी वगैरह उन्होंने किया तो वो भी अच्छी तरह से मार्क ला सकते हैं। तो ये हमें स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग एंड लर्निंग आर बीइंग मॉडिफाइड ड्यू टू डैश इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में किसके कारण शिक्षण और सीखने को संशोधित किया जा रहा है। तो किसको संशोधित किया जा रहा है देखेंगे हम। बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन। इनोवेशन यानी नवचारण। चेंजेस परिवर्तन। परफेक्शंस यानी पूर्णता। इसका राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी, इनोवेशन नवाचार। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके लिए ये मॉडिफाइड किया जा रहा है, इसको संशोधन किया जा रहा है।
9/4 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिशनली डैश वी आर द सेंटर ऑफ लर्निंग विथ डैश अज्यूमिंग अ सपोर्टिव रोल इन देयर एजुकेशन। यानी परंपरागत रूप से कौन सीखने का केंद्र थे और कौन उनकी शिक्षा में सहायक भूमिका निभाते थे। तो कौन था वो देखेंगे हम। पेरेंट टीचर यानी माता पिता शिक्षक, माता पिता छात्र यानी पेरेंट स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट शिक्षक छात्र, और पेयर्स स्टूडेंट सहकर्मी और छात्र। स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट होंगे तो ही यानी एजुकेशन वहाँ पर यानी वो रोल वहाँ पर होगा। शिक्षक जो है वो ज्ञान देता है और जो स्टूडेंट है वो ज्ञान लेता है। तो इस तरह से टीचर एंड स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट का बायोडिग्रेडेबल रूप है, तो वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, ये हम पहले जान लेंगे। बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, तो बायोडिग्रेडेबल ये क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ उसका यानी ब्रेक डाउन होती है, वो कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होती है, जैसे कि कोई चीज़ है वो अगर छोटे छोटे पीसेस में यानी ब्रेक डाउन होती है, देन उसका रिसाइकल उस यानी इन्वायरमेंटली अफेक्ट नहीं करती वो चीज़। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह भी यानी उसका तो बारीक हो जाता है यानी छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, बट वो हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए, डिकम्पोज नहीं होता है। जो चीज़ डिकम्पोज होती है वही बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। जैसे कि खाद वगैरह है, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट, देन झाड़ पौधे वगैरह है, ये बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। इसका खाद में वगैरह इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसको ही बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है वो बताना है हमको। प्लास्टिक कंपोस्ट ग्लास यानी प्लास्टिक खाद एंड ग्लास। तो उसका राइट ऑप्शन है कंपोस्ट यानी खाद। यह इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इसी को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन है कंपोस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री यूज द टर्म न्यू वाटर फॉर अ रिसाइकल वाटर। यानी कौन सा देश पुनर्विनीकरण पानी के लिए नया जल शब्द का उपयोग करता है। कौन सा देश है। न्यू वाटर यानी क्या, रिसाइकल वाटर यानी क्या, जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बड़े तौर पर वहाँ पर पानी का यूज़ होता है और वो रिसाइकल भी करते हैं, यानी उसको यानी साफ़ कर कर जो उसमें सैंड वगैरह, देन जो उसमें गंदगी वगैरह होती है वो साफ़ कर कर वो पानी को रीयूज़ भी करते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है बड़ी, तो उसमें रिसाइकल पानी का भी रिसाइकल होता है। तो इस तरह से कौन सा देश है जो कि रिसाइकल वाटर को न्यू वाटर ऐसा यानी वो टर्म यूज़ करते। तो कौन सा देश है वो देखेंगे हम, सिंगापुर, हांगकांग एंड चाइना। इसका राइट ऑप्शन है सिंगापुर में ये टर्म यूज़ किया जाता है न्यू वाटर। तो इस तरह से राइट ऑप्शन है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर इज। यानी भारत का आधा भूजल क्या है वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ग्राउंड वाटर यानी क्या, जो कि ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है। जैसे कि बोरवेल, देन कुएँ वगैरह होते हैं, उससे हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, यानी कुएँ से यानी बोरवेल से वगैरह जो पानी निकलता है उसी को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। देन वो अभी क्या है, एक्सट्रीमली गुड यानी बहुत अच्छा, जहरीला और बदबूदार। तो क्या है वो बताना है हमको। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है पॉइजनस क्यों है ये, क्योंकि अभी आप देखते होंगे फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि खेत वगैरह उसमें भी जो फर्टिलाइज़र वगैरह है केमिकल बहुत यूज़ हो रहा है। देन जो सिटीज़ वगैरह है उधर भी यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो डायरेक्टली वेस्ट वाटर जो है, जहरीला वाटर जो है वो डायरेक्टली
ऐसा छोड़ देते उसको बिना प्रोसेस किए हुए, तो वो डायरेक्टली नीचे ज़मीन में जाकर जो पानी है उसको भी पूरा जहरीला कर देता है। इस तरह से बहुत सारा जो पानी है इंडिया का हाफ यानी 50% पानी जो है, वाटर जो है वो पॉइजन है, यानी जहरीला वाटर है अभी जो नीचे ग्राउंड वाटर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन है पॉइजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी NSUP, इसका शॉर्ट फॉर्म है NSUP, लॉन्च किस ईयर में हुआ था वो बताना है हमको। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष में शुरू हुई की गई थी, तो किस वर्ष में शुरू की गई थी वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये किसके लिए शुरू की गई थी, जैसे कि सैनिटाइजेशन यानी क्या, जो पानी वगैरह है उसका टेस्ट वगैरह करना, देन वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा जो कि पानी वगैरह में कुछ दवाइयाँ वगैरह डालने के लिए देते हैं हम लोग को, पानी का वगैरह वहाँ पर पूरा एनालिसिस वगैरह किया जाता है, यानी पानी पीने के लायक है या नहीं। इस तरह से ये जो नीति है ये कब शुरू की गई थी वो देखना है हमने, 2008, 2010, 2012। इसका राइट ऑप्शन है 2008 में ये स्टार्ट की गई थी ये नीति। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ, यानी नियमित व्यायाम सार्वजनिक स्वास्थ्य में कैसे योगदान देता है। तो कैसे योगदान देता है देखना है हमें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, देन बीमारियां वगैरह नहीं होती है, देन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि माइंड फ्रेश रहता है सवेरे अगर रेगुलर एक्सरसाइज की, तो देन जो ब्लड प्रेशर वगैरह वो कंट्रोल में रहता है, देन हार्ट की वगैरह समस्या नहीं होती। इस तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो उसमें से हमको बताना है या नीचे दिया गया है कौन सा है। इंक्रीज सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी गतिहीन जीवन शैली को बढ़ाता है, देन इन्हांस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है, देन प्रोमोट्स ओबेसिटी यानी मोटापे को बढ़ावा देता है, देन वीकन्स इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इन्हांस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो स्टूडेंट्स रेगुलर यानी एक्सरसाइज वगैरह करने से कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय स्वास्थ्य का अच्छा रखता है, यानी दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह इस बीमारियों से दूर रहता है इंसान। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको सभी को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी क्या ये हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण का एक सामान्य लक्षण है। डिहाइड्रेशन यानी क्या है स्टूडेंट्स, इंसान में पानी की कमी हो जाना, उसको यानी वोमिटिंग होना, बहुत सा यानी यूरिन बहुत सारा निकल जाना, देन पानी की उसमें बहुत कम हो जाना, उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इसका क्या लक्षण होते हैं वो देखना है हमें। एक्सेसिव स्वीटिंग यानी अत्यधिक पसीना आना, देन डार्क यूरिन गहरे रंग का मूत्र, देन इंक्रीज्ड सलाइवा बड़ी हुई लार, और कोल्ड एक्सट्रीमिट्स यानी शीत चरम सीमा। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डार्क यूरिन। डार्क यूरिन क्यों आता है स्टूडेंट्स, डार्क यूरिन जब आता है जब पानी वगैरह हमारे बॉडी में कम हो जाता है, इसलिए डार्क यूरिन आता है। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन की ये सिम्टम है डार्क यूरिन, जो कि समर सीज़न में ज़्यादातर होता है, पानी वगैरह ज़्यादा नहीं पिया इंसान ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, यानी धूम्रपान सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से कैसे योगदान देता है। तो कैसे योगदान देता है स्टूडेंट्स, स्मोकिंग से बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि कैंसर होना, देन सांस की वगैरह बीमारी हो जाती है, फेफड़े वगैरह उससे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
स्मोकिंग के बहुत सारे नुकसान हैं, उससे आदमी यानी जल्द ही चल बसता है। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या कंट्रीब्यूट, क्या चैलेंजेस है वो देखेंगे हम। इन्हांस लंग कैपेसिटी, फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है, ये तो नहीं हो सकता, ये चैलेंजेस नहीं है, यानी स्मोकिंग से फेफड़े की क्षमता नहीं बढ़ती है। देन रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करता है, ये भी नहीं हो सकता। कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज़, ये हो सकता है, यानी डायरेक्ट सांस वगैरह लेने से तकलीफ वगैरह होती है स्मोकिंग करने वालों को। देन इम्प्रूव कोग्निटिव फंक्शन, यानी संज्ञात्मक कार्य में सुधार करता है, तो ये भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज़। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लंग्स वगैरह जो है इसको ये ख़राब कर देता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह जो है ये लंग्स वगैरह से ही हमारी होती है। तो इस तरह से लंग कैंसर वगैरह ये इससे हो जाते हैं। तो इस तरह से स्मोकिंग नहीं करना चाहिए हमें, स्मोकिंग से बहुत सारे नुकसान होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट, यानी सुरक्षित पेयजल अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या है उद्देश्य उसका। सेफ वाटर यानी क्या है, जैसे कि खराब वाटर नहीं पीना चाहिए हमें, अच्छा वाटर पीना चाहिए। और ये एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका। प्रोमोटिंग वाटर वेस्टेज, यानी पानी की बर्बादी को बढ़ावा देना, ये नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। देन इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी स्वच्छ पानी तक पहुँच सुनिश्चित करना। देन इनकरेज पोल्यूशन, प्रदूषण को प्रोत्साहित करना। देन सपोर्टिंग वाटर बोर्न डिसीज़, यानी जल नीति को रोक का समर्थन करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी स्वच्छ पानी तक पहुँच सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट्स घरों यानी सब घर घर जो है नल्स वगैरह यहाँ पर जो कॉरपोरेशन वगैरह का जो पानी आता है, तो इस तरह से ये एक्ट के द्वारा ही आता है, ड्रिंकिंग वाटर एक्ट। तो इस तरह से सेफ पानी हमको गवर्नमेंट के थ्रू भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट प्लेस, यानी भारत में राष्ट्रीय आपात प्रबंध संस्था कहाँ पर स्थित है वो हमको बताना है। तो ये जो इसको यानी शॉर्ट फॉर्म है इसका NIDM, ये कहाँ पर लोकेटेड ये हमको बताना है। और ये क्यों इसका स्थापना की गई थी, जो कि डिजास्टर यानी जो आपात आते हैं जैसे कि सुनामी, देन बहुत सारा बारिश वगैरह हो जाना, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए स्थापित किया गया था। ये 16 अक्टूबर 2003 में इसका स्थापना हुई है। और ये कहाँ पर हुई है ये बताना है हमें। ऑप्शन है दिल्ली, मणिपुर, हैदराबाद एंड पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली में स्थापित है, इसको 2003 में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी बाढ़ को किस द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पर बाढ़ वगैरह कब आती है, जब ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, फिर उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये किस वजह से बाढ़ वगैरह किस वजह से रोका जा सकता है, इसके लिए ही NDI जो मैंने बताया आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी के लिए काम करता है किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाए। तो स्टूडेंट्स फ्लड वगैरह जो है, बाढ़ वगैरह किस तरह से रोका जा सकता है हमको बताना है। ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, टिलिंग द लैंड, यानी भूमि को जोतना। देन रिमूविंग द टॉप सॉइल, यानी ऊपरी मिट्टी को हटाना। तो इसका राइट ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन, यानी वनीकरण करना, जो झाड़ वगैरह है उनको लगाना, देन उनको यानी उनको देखभाल करना, उनको झाड़ और प्लांटेशन करना। इस तरह से स्टूडेंट्स वनों की कटाई करने से ये नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेस्ट यानी जंगल वगैरह जो है वो ज़्यादातर काटे जा रहे हैं, इसलिए जो यानी बिन मौसम बारिश वगैरह है वो हो रही है आजकल। तो इस तरह से हमें अफॉरेस्टेशन वनीकरण करना चाहिए, यानी प्लांटेशन झाड़ वगैरह हमें लगाना चाहिए। इस तरह से फ्लड को रोका जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जियोलॉजिकल डिजास्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपात है। भूवैज्ञानिक यानी जो ज़मीन से निकलता है वो क्या है, जियोलॉजिकल डिज़ास्टर जो ज़मीन से होता है हमको क्या है वो बताना है हमको। ऑप्शन है फ्लड, सुनामी, स्टॉर्म सर्जर यानी तूफान, वृद्धि और ऊपर सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। फ्लड, सुनामी, स्टॉर्म, ये जो है ये सब ज़मीन के अंदर जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसकी वजह से अर्थ को एक जो है वोल्केनोस जो है ये सब इसी के एग्जांपल हैं। जियोलॉजिकल डिज़ास्टर यानी ज़मीन से जो उसकी प्रोसेस वगैरह होती है अंदर जो ये होता है चेंजेस होते हैं उसकी वजह से अर्थ को एक वगैरह जो प्लेट्स है वो अगर सरक जाती है तो उससे अर्थ को एक आता है, देन वोल्केनोस उससे आता है, देन सुनामी भी उससे ही आती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जियोलॉजिकल डिज़ास्टर कहलाती है। देन नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज़ नोन एज, यानी भूकंप मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, जो अर्थक्वेक है उसकी एक वेव्स होती है वो नापने के लिए यानी एक इंस्ट्रूमेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है वो हमको बताना है। सिस्मोग्राफ, कोएक ग्राफ यानी भूकंप ग्राफ, कोएक मीटर भूकंप मीटर, एंड टैम्पनी ग्राफ। इसका राइट ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है जो अर्थक्वेक होता है उसको नापा जाता है, उसकी जो वेव्स वगैरह उस पर से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस प्रकार का भूकंप था, बड़ा था या छोटा था। तो इस तरह से स्टूडेंट सिस्मोग्राफ इस राइट ऑप्शन है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्लाइड ऑफ्टेन ऑकर इन, भूस्खलन अक्सर कहाँ होता है। जो भूस्खलन जो है, भूस्खलन यानी क्या, जैसे कि पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो सरक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, देन अर्थ को एक का ही एक वो यानी रूप होता है भूस्खलन। तो इस तरह से वो कहाँ पर होता है वो हमको बताना है। फॉरेस्ट रीजन यानी वन क्षेत्र में, जंगल वगैरह इसमें होता है। डिजास्टर रीजन मरुस्थलीय क्षेत्र, देन हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र में, एंड टंड्रा रीजन यानी टुंड्रा क्षेत्र। टंड्रा रीजन यानी क्या, पहाड़ी ही होते हैं बट वहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है। और हिली रीजन यानी का पहाड़ क्षेत्र में होता है ये, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर वगैरह, जो पहाड़ आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ये लैंडस्लाइड ऑफ्टेन यानी भूस्खलन वहाँ पर होता है अक्सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड सुनामी हिट इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में सुनामी कब आई थी। तो कब आई थी, 2000, 2002, 2004, 2005। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2004 में जो है तमिलनाडु में सुनामी आई थी, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ था, यानी इंजरी वगैरह, इंसान वगैरह बहुत सारा नुकसान हुआ था सुनामी में। तो इस तरह से 2004 में ये सुनामी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सुनामी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम, यानी सुनामी शब्द किस से लिया गया है, एक वर्ड है वो किस देश का है वो हमको बताना है, कहाँ से लिया गया है। ग्रीक वर्ड, लातिन वर्ड, जापानी वर्ड एंड फ्रेंच वर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है जापानीज वर्ड है एक, ये वहाँ से सुनामी ये वर्ड को यानी लिया गया है। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कौन सी प्रक्रिया ठोस अपशिष्ट प्रतिबंध की दक्षता में सुधार करती है। तो कौन सी है वो देखना है हमें। डिस्पोजल कलेक्शन, कंपोस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। इसका राइट ऑप्शन है प्रोसेसिंग जो है ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इस पर, यानी ये सुधार करती है इस पर।
सॉलिड वेस्ट को हम ट्रीटमेंट वगैरह जो देते हैं, देन उसके बाद उसका यानी प्रोसेस वगैरह कर कर उसको डिकम्पोज करते। तो इस तरह से प्रोसेसिंग ये एक दक्षता में सुधार करती है उसके। नेक्स्ट, द मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी ऑटोमोबाइल निकास से प्रमुख प्रदूषण क्या है वो हमको बताना है। जो गाड़ियाँ वगैरह होती, जो उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है, उसमें ज़्यादातर क्या निकलता है वो हमको बताना है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है एक। ये हमारे इंसान वगैरह के लिए ये हज़ार्डस है, यानी हानिकारक है ये। और ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड ये ज़्यादातर निकलती है। तो स्टूडेंट अभी यानी सरकार जो है इस पर इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल बाइक वगैरह जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो अभी ला रहा है। ये जो ऑफ ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट, ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट यानी क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी चीज़ उसका ज़्यादा यानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, जैसे कि पानी वगैरह होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, वो रिसाइकल करके फिर से उसका यूज़ किया जाता है। देन बहुत सारी चीज़ें जो कि वेस्ट होने के बाद उसका यूज़ नहीं होता। रिसाइकल एक अच्छी चीज़ है जिसको यानी हम ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ वगैरह हम फेंक देते, बॉटल वगैरह, उसका री यूज़ कर सकते हैं हम, उसका रिसाइकल करके उस पर प्रोसेस करके। यही ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी शून्य अपशिष्ट प्रबंधन की विशेषताएं क्या है तो वो देखेंगे हम। क्या है, फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ गार्बेज, यानी स्रोत पर कचरे के पृथक्करण। देन सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड, यानी प्रत्येक प्रकार का अलग संग्रह, यानी जैसे कि गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, देन मेडिकल वेस्ट वगैरह, ये अलग अलग हमने किया तो उस पर प्रोसेस करके हम ज़ीरो वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसका रिसाइकल वगैरह करके वो यूज़ कर सकते हैं। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज़, यानी सभी विधियों में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ दी अबो, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबो। ये सभी चीज़ें करनी चाहिए हमें। तो इस तरह से ज़ीरो वेस्ट होगा, इससे यानी इन्वायरमेंट जो है उसको इफेक्ट नहीं होगा और सभी के लिए ये अच्छा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू। अभी सॉलिड वेस्ट को जो प्रॉब्लम होती है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डस्ट वगैरह है, देन प्लास्टिक वगैरह है, उससे बहुत सारी वेस्ट होती है, वाटर पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ होता है इससे। तो ये कैसे रिड्यूस होगा ये, यानी कैसे कम किया जा सकता है इसको, वो देखेंगे हम। इसका ऑप्शन है लेज़र पोल्यूशन, देन यानी कम प्रदूषण, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, देन मोर टिम्बर यानी अधिक लकड़ी, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो इसी तरह से रिसाइकल करके हम सॉलिड वेस्ट यानी क्या, प्लास्टिक वगैरह, देन जो बहुत सारी कंपनियां वगैरह होती है उसका सॉलिड वेस्ट होता है, उसको रिसाइकल करके हम जो है ये जो प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से रिसाइकल ये एक अच्छी प्रोसेस है, ये अच्छी एक मेथड है जिसको हम कम कर सकते हैं रिसाइकल की प्रोसेस से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थमा एंड ब्रांचिटिस कॉज्ड बाय, ये जो दो बीमारियां हैं अस्थमा एंड ब्रांचिटिस, ये जो अस्थमा एंड ब्रांचिटिस यानी क्या, जो कि सांस लेने में वगैरह, उसमें सांस लेने में हमें तकलीफ़ होती है, देन लंग्स वगैरह उसमें काम नहीं करते प्रॉपर, देन ऑक्सीजन वगैरह हमें ठीक से नहीं मिल पाता। और अस्थमा के बाद ही ब्रांचिटिस, यानी इससे क्या होता है, म्यूकस जो हमारी लार वगैरह होती है वो ज़्यादा इससे बनती है और
हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो किससे होता है वो हमको देखना है। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, देन लैंड प्रदूषण यानी भूमि प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, एंड मराइन पोल्यूशन यानी समुद्र प्रदूषण। तो किससे होता है ये? एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन से ही होता है, जैसे कि डस्ट वगैरह है, ये डायरेक्टली हम यानी सांस वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये भी हमारे हमारे बॉडी में जाकर ये बीमारियां क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से अस्थमा एंड ब्रांचिटिस जो है ये एयर पोल्यूशन से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मेनी टाइम? मेनी टाइम यानी क्या? एक ही चीज़ को हम कई बार रिसाइकल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पैसे के समय पुनर्विनीकरण किया जा सकता है, यानी ज़्यादा टाइम उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं? तो वो कौन सी चीज़ है? ऑर्गेनिक मटेरियल, एल्यूमिनियम, वुड एंड प्लास्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम बहुत बार इसको रिसाइकल कर सकते हैं। देन प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हम इसको। एल्यूमिनियम को हम मेनी टाइम यानी कितने भी बार इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल इसको कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलर्जी हाई फीवर इज कॉज्ड बाय। एलर्जी यानी क्या है स्टूडेंट? जैसे कि किसी को यानी ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है, ये भी एक एलर्जी की वजह से ही होता है। और ये एलर्जीज़ वगैरह जो है ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से एलर्जीज़ होती है। किसी को स्किन की एलर्जी होती है, किसी को बॉडी के अंदर जो यानी होता है एसिडिटी वगैरह, इस तरह से कई चीज़ें हैं एलर्जी में इंक्लूड है। तो ये किस से होता है वो देखना है हमें। एस्बेस्टोस, देन फीदर्स, फूर एंड पोलन यानी पंख, फर और पराग, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉटन डस्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या है? फीदर, फूर एंड पोलन। इससे जो है एलर्जी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बर्ड सॉलिड वेस्ट विल बी डिकम्पोज, यानी दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होंगे? तो कैसे होंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल में जो नीचे दबे हुए सॉलिड वेस्ट है वो कैसे डिकम्पोज होंगे वो हमें बताना है। तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द सॉलिड पार्टिकल, देन बाय द सॉलिड पार्टिकल, बाय फ्लो ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ही उसको डिस्पोज किया जा सकता है। यानी जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज यानी खाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इन इज रिड्यूस्ड इन अ इंडिविजुअल लेवल, यानी कौन सा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन व्यक्तिगत स्तर पर काम किया जाता है? तो किस पर काम किया जाता है स्टूडेंट? डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, बर्निंग एंड सोर्स ऑफ रिडक्शन, स्रोत में कमी। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल पे ही ज़्यादा काम किया जाता है। जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये रिसाइकल पर ज़्यादा काम किया जाता है। इस पर जो भी वेस्ट वगैरह है इसको रिसाइकल करके ट्रीटमेंट करके इसको कम किया जाता है वेस्ट को। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है रिसाइकल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑक्सीजन इनहेल इन अ डे, यानी एक आदमी कितना ऑक्सीजन लेता है पर एक दिन में, उसकी मात्रा क्या है वो देखना है हमें। 10 kg, 12 kg, 14 kg एंड 16 kg। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है 16 kg एक आदमी को लगता है। तो स्टूडेंट देखिए, इन्वायरमेंट को हमें बहुत सेफ रखना चाहिए, झाड़ वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि झाड़ से ही हमको पेड़ पौधे हैं, इनसे ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक दिन में आपको 16 kg ऑक्सीजन लग रहा है। तो
तो आपके यानी पूरे ज़िंदगी में कितना ऑक्सीजन लगा होगा आप ये सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमें इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट कंसिस्ट, यानी कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारे प्लैनेट पर वो बताना है। कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारे ग्रह पर वो हमको बताना है। 58%, 68%, 78% एंड 88%। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 78% नाइट्रोजन है हमारे ज़मीन पर। तो स्टूडेंट देन बाकी जो है ऑक्सीजन जो है ये 9% है। देन 1% में ऑर्गन वगैरह आता है। देन अदर गैसेस है, ये बहुत कम मात्रा में होती है। देखिए 78% नाइट्रोजन है एंड देन 9% ही ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारा जो पृथ्वी के हमारे जो ग्रह है यानी पृथ्वी पर इतना नाइट्रोजन का प्रमाण है 78। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हुआ। कोई यानी स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए हैं जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये जो टेस्ट है फुल सिलेबस पर आधारित है और आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह अच्छी तरह से होगा। देन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन बैंक में डाले हैं। MCQ क्वेश्चन भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। पर पेपर जो फीस है इसका 2000 फीस है। एक ही अगर आप पेपर लेते हो तो आपको 2000 पेड करना होगा, और अगर आप बोथ पेपर लेते हो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी तो इसका 3000 फीस है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि 1.5 ही महीना बाकी है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अभी से आप स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन को ग्लोबल ऑनलाइन के साथ तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।